बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में हम एक्सरसाइज 10.1 सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 सोल्व करने से पहले हम थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 10.1.1। अब इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं। इन पैरेललोग्राम हमें गिवन है और पैरेललोग्राम में हमें क्या प्रूव करना है। द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड नंबर 2 पर द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड नंबर 3 पर द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है पी क्यू आर एस। तो मैं क्या कहूँगा, हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम गिवन है। हमसे ये कहा गया है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पर क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, पी एस की अपोजिट साइड क्यू आर है, ये कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करनी है। इसी तरह से पी क्यू की ऑपोजिट साइड एस आर है, ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, यानी कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर एस के या एस आर के। इसी तरह से जो है कि नंबर 2 पर हमें क्या कहा गया है कि द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, नंबर 2 ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो एंगल पी का ऑपोजिट एंगल एंगल आर है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसी तरह से एंगल क्यू का ऑपोजिट एंगल एंगल एस है, ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी कि एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस के। अच्छा, इसी तरह से नंबर 3 पे द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 पर डायगोनल्स, डायगोनल पी आर और डायगोनल क्यू एस, डायगोनल पी आर एंड क्यू एस, डायगोनल पी आर और क्यू एस बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 8 पॉइंट ओ पर, बाइसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल्स यानी पी आर और एस आर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो डायगोनल पी आर और डायगोनल क्यू एस एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो फिर ये ओ पी ओ आर के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे पी ओ, ओ पी कहें या पी ओ कहें, तो पी ओ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ओ आर के। इसी तरह से ओ क्यू ओ एस के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ओ एस के। तो ये चीज़ें जो है कि हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है हमें, हमें ऑपोजिट साइड्स जो है कि पैरेललोग्राम की कॉन्ग्रुएंट होती हैं ये प्रूव करना है, और हमें ऑपोजिट एंगल्स जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये हमें प्रूव करना है, और जो है हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि पी आर क्यू एस को बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसेक्ट करता है तो फिर ओ पी ओ आर के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, और ओ क्यू ओ एस के कॉन्ग्रुएंट होता है ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह से, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे, और जो है कि हम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इसे हम प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल आर एस क्यू, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हम कोरेस्पोंडेंस देखेंगे। क्यों देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखो ट्राइंगल पी क्यू एस में पी क्यू भी मौजूद है और ट्राइंगल आर एस क्यू में
जो है कि वो आर एस मौजूद है। इसी तरह से पी क्यू एस में ये जो हमारे पास साइड पी एस भी मौजूद है और आर क्यू एस में ये क्यू आर भी मौजूद है। तो अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, यानी पी क्यू एस और आर क्यू एस को, आर एस क्यू को, तो हम जो है कि इन साइड्स को भी जो है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को भी जो है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस में ये एंगल पी है और ट्राइंगल आर एस क्यू में ये जो एंगल आर है ये भी जो है कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम जो है कि ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल आर एस क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट्स हैं, रीजंस हैं, ठीक है। जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसका हम रीजंस भी देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल आर एस क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम कोरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो है कि हमें देखना है कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल 1 और ट्राइंगल आर एस क्यू में ये जो एंगल 4 है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। अब देखो एंगल 1 एंगल 4 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर हमें बात को समझना है। देखो अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, देखो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा इसको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। इसको मैं एंगल ए कहता हूँ, इसको मैं एंगल बी कहता हूँ। तो ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल मैं कहता हूँ इसको सी और इस एंगल को मैं कहता हूँ डी। सी और डी ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये भी जो है कि क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, इसमें ये जो पी एस है और क्यू आर है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये पी एस एंड क्यू आर, पी एस एंड क्यू आर ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये एस क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। एस क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है इस एंगल को मैं क्या कहूँगा, 1 कहूँगा, और ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल 4 है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो लिहाजा हमने जो है कि इन दोनों को क्या कहा, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब किस बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू एस में ये जो साइड एस क्यू है और ट्राइंगल आर एस क्यू में भी यही साइड एस क्यू है। तो ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल आर एस क्यू दोनों में ये साइड एस क्यू जो है कि वो कॉमन है। अब कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट भी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारे पास साइड एस क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है एस क्यू के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये एस क्यू क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन। अब ये जो ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल 3 है, इसी तरह से ट्राइंगल आर एस क्यू में ये जो एंगल 2 है ये भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। अब एंगल 3 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस यानी एस आर और पी क्यू, एस आर एंड पी क्यू। अब ये जो एस क्यू है ये ट्रांसवर्सल है। देखो एस क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या है, एंगल 2 और ये क्या है हमारे पास, एंगल 3। अब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो लिहाजा जो है कि यहाँ पर हम दोनों ट्राइंगल्स में देख रहे हैं तो ये एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा। किस बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स।
तो ये हमने जो है कि रीजन लिखा। अब हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल RSQ की हमने कोरेस्पोंडेंस देखी, तो एंगल साइड एंगल के की बेस पर जो है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल RSQ के। क्यों कॉन्ग्रेंट है? एंगल साइड एंगल की बेस पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल RSQ इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो ट्रायंगल PQS में ये जो साइड PQ है ये RS के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ RS के कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह से ट्रायंगल PQS में PS इस ट्रायंगल RSQ में QR के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे PS कॉन्ग्रुएंट है QR के। अच्छा, अब ट्रायंगल PQS में ये जो एंगल P है, एंगल P ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल RSQ में एंगल R के। अब यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे सबके लिए? बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं, यानी कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल RSQ। अब देखो ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल RSQ में हमने क्या प्रूव किया कि ये जो एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, और एंगल 3 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, इसको मैं 1 कह देता हूँ। इसी तरह से एंगल 2 एंगल 3 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं यहाँ इसको यूं भी बोल सकता हूँ कि एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, तो इसे मैं 2 कह देता हूँ। अच्छा, अब ये चीज जो है कि हम ऊपर यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड। ये ऑलरेडी ऊपर प्रूव्ड है। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने जो है कि अपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली, और एंगल P और एंगल R भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के जरिए। अब हमें ये एंगल S और एंगल Q इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों एंगल का सम एंगल S के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 4 का जो सम है वो एंगल Q के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये जो LHS का सम है ये RHS के सम के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर A बराबर है B के और C बराबर है D के, तो फिर ये जो है कि A प्लस C किसके इक्वल होगा? B प्लस D के भी इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 यानी इन दोनों एंगल का सम जो है किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 3। अब इन क्या मेजरमेंट एंगल 1 और 2 का सम किसके इक्वल होगा? एंगल 4 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे हमने कैसे बयान किया इसको? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने ये बात ली है। तो अब जो है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल S के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल S इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 का सम किसके इक्वल है? एंगल Q के।
तो ये मेजरमेंट एंगल क्यू के बराबर है। अच्छा, अब जो है कि हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एंगल एस जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के। तो अब हमने यहाँ पर ये अपोजिट एंगल यानी एंगल क्यू और एंगल एस को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो इस तरह से अब तक हमने जो है कि अपोजिट साइड्स जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करने थे, वो हमने कर लिए। देखो अपोजिट साइड्स जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिए, और ऑपोजिट एंगल्स यानी एंगल पी एंगल आर ये भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, और एंगल एस और एंगल क्यू ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर लिया। ये एंगल क्यू है, ये भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि पीओ ओ आर के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और ओ क्यू ओ एस के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल पी ओ एस और ट्राइंगल आर ओ क्यू देखेंगे। तो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ एस और ट्राइंगल आर ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम प्रूव कर पाएंगे पी ओ ओ आर के कॉन्ग्रुएंट है और ओ क्यू ओ एस के कॉन्ग्रुएंट है। ये हम प्रूव कर पाएंगे। तो अब हम ट्राइंगल पी ओ एस में, अब देखो ये जो पी आर है ये डायगोनल है, और क्यू एस जो है कि ये भी डायगोनल है, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करते हैं। तो जब ये दोनों डायगोनल्स जब पॉइंट ओ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब मैं आसानी के लिए इसको मैं एंगल 5 कह देता हूँ और इसे मैं एंगल 6 कह देता हूँ। अब ट्राइंगल पी ओ एस में ये जो एंगल 5 है, एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 6 के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल आर ओ क्यू में ये जो एंगल 6 है इसके कॉन्ग्रुएंट है एंगल 5। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्या रीजन लिखें? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में वी ओ ए लिख देते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या आप सिंपली वर्टिकल एंगल्स भी लिख सकते हो, तो इस तरह से भी लिखो तो ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ एस में ये जो एंगल 1 है, ट्राइंगल आर ओ क्यू में ये एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। अब एंगल 1 एंगल 4 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स जो है कि वो इक्वल होते हैं। तो लिहाजा जो है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, क्योंकि ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। पी एस कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, पी एस क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने इन पी क्यू एस और आर एस क्यू इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो उसमें हमने ये ऑपोजिट साइड यानी कि ये साइड पी एस और क्यू आर भी जो है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। यहाँ पे है हमारे पास पी एस क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ये ऊपर प्रूव कर लिया था हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल, लिहाजा ट्राइंगल पी ओ एस कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर ओ क्यू के। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिए। किस बेस पर? एंगल साइड की बेस पर, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल पीओएस और ट्राइंगल आरओक्यू, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल पीओएस में ओपी ट्राइंगल आरओक्यू में ओआर के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि
पी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ओ आर के। इसी तरह से ट्राइंगल पी ओ एस में ओ एस कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल आर ओ क्यू में ओ क्यू के। तो अब हम ओ एस कहें इसको या ओ आर कहें एक ही बात है। तो ओ एस कहें या एस ओ कहें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एस। ओ एस कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखे हैं, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस की बेस पर, यानी ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से हमने जो है कि ये तीनों चीजें जो है कि वो प्रूव कर ली, यानी कि ट्राइंगल यानी किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और हमने ये भी प्रूव कर लिया कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमने आखिरी में प्रूव कर लिया। अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ हमने इसे प्रूव किया है, बल्कि हमें जो है कि यहाँ पर ये भी जहन में रखना है कि जब भी कभी पैरेललोग्राम आपको मैथमेटिक्स में कभी भी आपका वास्ता पड़े पैरेललोग्राम से, तो फौरन समझ जाओ कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारे जहन में रहना चाहिए जब भी कोई पैरेललोग्राम हमारे सामने आए। तो इस तरह से जो है कि हम प्रूव करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल टू द अदर साइड। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स, कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनसे जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं वो अदर टू साइड्स के भी पैरेलल होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। अब ए बी की अपोजिट साइड क्या है, डी सी है, तो ये दो अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के। तो मैं कहता हूँ कि ये जो ए बी का मिड पॉइंट है इसको मैं ई कहता हूँ। इसी तरह से ये जो डी सी का मिड पॉइंट है इसे मैं क्या कहता हूँ, एफ कहता हूँ। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये है। अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो ई एफ है ये ए डी के भी पैरेलल होगी, और ई एफ जो है वो बी सी के भी पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर जो देखते हैं हमें क्या गिवन है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हम देखते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट है E, ये हमें गिवन है। एंड F जो है वो मिड पॉइंट है डी सी का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ई एफ है ये ए डी के भी पैरेलल है और बी सी के भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ये जो ई एफ है ये पैरेलल है ए डी के, इसी तरह से ई एफ बी सी के भी पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे प्रूफ, और ये स्टेटमेंट्स और रीजंस देंगे हम इसके लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर अब देखने वाली बात क्या है कि अभी हमने जो थ्योरम है उसमें ये प्रूव किया कि ऑपोजिट, अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है।
अब चूंकि ये जब पैरेललोग्राम है तो अभी हमने प्रूव किया है थ्योरम में कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। तो यानी कि ए बी डी सी के इक्वल है, तो ए बी डी सी के इक्वल है और ई जो है कि वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है। तो लिहाजा जो है कि ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई होगा, और डी सी का हाफ क्या होगा, यानी आधा क्या होगा, वो डी एफ होगा। तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये ई एफ जो है, यानी ये जो ए ई है ये डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इक्वल है डी एफ के। अब ए ई डी एफ के क्यों इक्वल है ये हमने बता दी बात, क्योंकि ई जो है कि वो ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है कि वो डी सी का मिड पॉइंट है, और ए बी और डी सी जो है कि वो क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। अब ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के तो ये तो इक्वल भी होंगे, और इक्वल का हाफ जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे हाफ्स ऑफ ऑपोजिट sides AB and DC, AB and DC of parallelogram ABCD। तो पैरेललोग्राम ABCD की ये जो साइड AB है और DC है ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और उनके हाफ जो है कि वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि ए बी और डी सी ये भी इक्वल होंगे तो उनके हाफ भी जो है कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी तरह से हम देखते हैं, देखो ये जो ए ई है ये डी एफ के पैरेलल भी होगी, यानी कि ये जो ए ई है ए ई डी एफ के पैरेलल भी होगी। क्यों पैरेलल होगी, इसलिए पैरेलल होगी देखो क्योंकि ये ए बी और डी सी ये दोनों जो है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के हाफ भी जो है कि वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए ई डी एफ के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ए बी ये जो ए बी है ये डी सी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। देखो दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का हाफ भी तो पैरेलल होगा। तो अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए बी का हाफ ए ई और डी सी का हाफ डी एफ ये भी तो पैरेलल ही होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए ई डी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो लिहाजा ए ई एफ डी जो है कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिहाजा ए EFD is a पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो यानी इक्वल भी हो तो वो जो है कि क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहाँ पर क्या रीज़न दें, हम रीज़न जो है कि वो ये देंगे कि एज अपोजिट साइड्स जो है कि वो क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। क्योंकि ए ई एफ डी क्यों जो है कि वो पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है कि वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एज, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड जो है कि वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो लिहाजा ए ई एफ डी जो है कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब देखो अगर ए ई एफ डी को हमने यहाँ प्रूव कर लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो फिर ये जो साइड ई एफ है और इसकी ऑपोजिट साइड जो है कि वो क्या है, ए डी है, ये भी पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई एफ पैरेलल है ए डी के, ई एफ ए डी के पैरेलल है। किस बेस पे हम कह रहे हैं कि पैरेलल है, क्योंकि हमने अभी ऊपर की प्रूव किया कि ए ई एफ डी जो है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ABCD या AEFD, AEFD। तो ये जो EF पैरेलल है AD के, EF AD के पैरेलल है, तो कौन सा पैरेललोग्राम, AEFD। तो ऑपोजिट साइड्स हैं ये दोनों, क्या है, यानी EF और AD क्या है, ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम AEFD की, पैरेललोग्राम AEFD की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये पैरेलल ही होंगी। अच्छा, अगर ये जो है कि EF AD के पैरेलल है, तो फिर EF जो है कि वो BC के भी पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड EF जो है कि वो क्या है, पैरेलल है EF BC के भी पैरेलल है। अब EF BC के क्यों पैरेलल है, क्या रीजन दे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे ये रीजन देंगे क्योंकि ABCD जो है कि वो एक पैरेललोग्राम है और AB जो है कि वो BC के पैरेलल है। तो जब AD BC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि EF भी जो है कि वो BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि AD जो है कि वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। देखो EF AD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो EF है ये भी BC के पैरेलल होगा, EF BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो है कि हमने ये प्रूव कर लिया। अब एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो पैरेललोग्राम के किसी भी साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ ऑलरेडी, PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है। अब किसी भी साइड, जैसे मैं साइड PQ कहता हूँ या साइड QR कहता हूँ या साइड RS या साइड PS, तो किसी भी साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये साइड PQ है, साइड PQ का ये जो एंगल P है और एंगल Q है, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्रीज के इक्वल हो तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। इस तरह से मैं साइड QR ले लेता हूँ, तो साइड QR में ये जो एंगल Q और एंगल R है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि जो है कि इन दोनों का सम जो है कि वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। ये हमें अब क्या करना है, प्रूव करना है। इसी तरह से ये एंगल R और एंगल S, ये साइड RS है और साइड RS पर ये जो एंगल R है और एंगल S है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो लिहाजा ये दोनों एंगल्स यानी एंगल R और एंगल S ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरह से एंगल P और एंगल S भी जो है कि वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का यानी एंगल P और एंगल S का सम भी जो है कि वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो हमें समझना है, इंटीरियर एंगल्स को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझना है कि क्या होते हैं इंटीरियर एंगल्स। देखो ये मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई, या ये दो पैरेलल लाइंस जो है कि मैंने बनाई, तो अब ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये हमें पता चल गया होगा, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ये जो ट्रांसवर्सल है इसके ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है कि क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसी तरह से इस ट्रांसवर्सल का ये जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये भी, यानी इसको मैं एंगल A कहता हूँ, इसको मैं एंगल B, इसको है एंगल C, इसको मैं एंगल D कहता हूँ। तो A और B जो है कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल C और एंगल D का सम भी जो है कि वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो एंगल C और एंगल D भी जो है कि वो
सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अच्छा, अब ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल सी और एंगल डी भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो है एंगल क्या है, ए और बी, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। और दूसरे साइड पर जो है कि एंगल सी और एंगल डी, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर हमें जो है कि एंगल ए और एंगल बी की बात करनी है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। ये हमें इस तरह से बताना है। अगर मैं जो है कि ये एक हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 कहता हूँ, इसको मैं एंगल 2 कहता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इन दोनों एंगल का सम जो है कि वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पर मौजूद है ये दोनों इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो है कि वो क्या है, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब इस ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पर भी जो है कि हम ये इंटीरियर एंगल्स बना सकते हैं। इसको एंगल 3 कहता हूँ, एंगल 4 कहता हूँ। ये ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पर है। अब ट्रांसवर्सल के अगर एक साइड पर हो तो हम उस एंगल्स की बात जो है कि वो करेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो है कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर दो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है कि वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। लिहाजा ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको यही बताता हूँ कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम PQRS है, अगर मैं कहता हूं कि ये PS और QR, PS और QR, मैं कहता हूं PS QR, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्यों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये दोनों जो है कि वो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। तो PS और QR ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो PQ क्या होगा, ये जो PQ है ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा। तो ये जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का सम जो है कि वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो लिहाजा ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल ऑन एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसी तरह से एंगल Q और एंगल R का सम भी जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। एंगल R और एंगल S का सम भी जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरह से एंगल S और एंगल P का सम भी जो है कि वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तभी ये दोनों एंगल्स भी जो है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो अब हम जहाँ पर अब देखते हैं, अब देखो ये जो QR है, तो मैं देखता हूँ कि ये जो पैरेलल लाइंस PQ और SR है, मैं बनाता हूँ ये क्या है, SR और ये क्या है, PQ। तो SR PQ, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये QR यानी QR क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो QR ट्रांसवर्सल है, तो ये जो है कि दो इंटीरियर एंगल्स बने, यानी कि सेम साइड, यानी कि RQ के एक तरफ, इस तरफ भी बन सकते हैं लेकिन इस तरफ यानी एक तरफ बने हैं। तो इसलिए जो है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। लिहाजा ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसी तरह से हर साइड के एंगल्स को हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पैरेललोग्राम। मैं कहता हूँ पैरेललोग्राम PQRS, ये पैरेललोग्राम हमें जो है कि वो गिवन है। अब हम जो है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल P और एंगल Q, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स जो है कि इनका सम क्या होता है, 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो यानी कि मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल Q एंड मेजरमेंट एंगल R,
इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से आर और एस यानी मेजरमेंट एंगल आर प्लस मेजरमेंट एंगल एस, इन दोनों एंगल का सम भी जो है 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल एस और मेजरमेंट एंगल पी, मेजरमेंट एंगल एस और मेजरमेंट एंगल पी, इन दोनों एंगल्स का सम भी जो है 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकेंगे कि ये दोनों एंगल्स भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हम यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एंगल पी और एंगल क्यू जो है कि वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। एंगल पी और एंगल क्यू का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये पी क्यू जो है कि वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। अगर मैं कहता हूँ ये पी एस और क्यू आर, देखो पी एस और क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पी एस क्यू आर दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये पी क्यू क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। और ये जो है कि एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। और इन दोनों एंगल का सम जो है कि अभी हमने देखा कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो कि मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा पी एस और क्यू आर जो है कि पैरेलल लाइंस हैं। पी एस और क्यू आर जो है कि वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो फिर पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम लिखेंगे पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा। तो ये पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अब हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो है पी एस और क्यू आर क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की ये पी एस और क्यू आर क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। तो अब जो है कि ये पी एस और क्यू आर जो है कि ये ऑपोजिट साइड्स हैं और ये क्या है, पैरेलल है। तो फिर पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल, और पी क्यू ट्रांसवर्सल पर जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट एंगल पी प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम जो है कि क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एंगल पी और एंगल क्यू क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू है। देखो पी एस और क्यू आर क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के यानी पी क्यू को हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, और ट्रांसवर्सल के ये जो एंगल है क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, आर देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह से हम एंगल क्यू और एंगल आर जो है कि इन दोनों को भी सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर होगा। देखो एंगल क्यू और एंगल आर यानी ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स जो है कि मुझे मालूम करने हैं, यानी इन दोनों का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जगह लिखेंगे, पी एस की जगह लिखेंगे पी क्यू, और क्यू आर की जगह लिखेंगे एस आर, यानी पी क्यू और एस आर जो है कि वो पैरेलल लाइंस हैं, और क्यू आर जो है कि वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो लिहाजा जो है कि एंगल क्यू और एंगल आर जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, और हम इसी तरह का जो है कि रीजन लिख देंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि एंगल आर और एंगल एस जो है कि वो हम उसका सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल जो है कि प्रूव कर लेंगे, और एंगल एस और एंगल पी का सम भी जो है कि हम प्रूव कर लेंगे। तो सारी जगह पे हमें सेम काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली। सिमिलरली यानी बिल्कुल उसी तरह से हम एंगल क्यू और एंगल आर, अब जो है कि इतना लंबा काम कौन करेगा, सबके लिए सेम तरह से ही जो है कि वो काम किया जाएगा। तो हम यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं कि मेजरमेंट एंगल क्यू और आर, मेजरमेंट एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल आर जो है कि ये भी 180 डिग्रीज की इक्वल होगा। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल आर और एस ये भी जो है कि यानी मेजरमेंट एंगल आर प्लस मेजरमेंट एंगल एस, इन दोनों का सम भी जो है कि 180 डिग्रीज की इक्वल होगा। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल एस और मेजरमेंट एंगल पी, एस प्लस मेजरमेंट एंगल पी, इन दोनों का सम भी जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखें, बाय अबव प्रोसेस, बाय अबव प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस हमने जो है कि इन दोनों एंगल्स के लिए इस्तेमाल किया है, एंगल पी और एंगल क्यू के लिए, वही एंगल क्यू एंगल आर के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। वही प्रोसेस जो है कि एंगल आर एंगल एस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, वही एस और एंगल पी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए लिख दिया कि बाय अबव प्रोसेस। तो इस तरह से हमने जो है कि प्रूव कर लिया कि एंगल पी एंगल क्यू इन दोनों का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इस तरह से एंगल क्यू और एंगल आर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और एंगल आर और एंगल एस भी जो है कि वो साइड आर एस पर जो है कि एंगल आर और एंगल एस भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और साइड पी क्यू पर पी साइड पी एस पर एंगल एस और एंगल पी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ये हमने जो है कि वो प्रूव कर लिया। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि पैरेललोग्राम की अगर हम कोई भी साइड लें और उस साइड के जो एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे मैं साइड ए बी लूँ या साइड बी सी लूँ या साइड सी डी लूँ, साइड ए डी लूँ। अब साइड ए बी के जो एंगल्स हैं वो क्या है, एंगल ए और एंगल बी। साइड बी सी के एंगल क्या है, एंगल बी और एंगल सी। साइड सी डी के एंगल क्या है, एंगल सी और एंगल डी। इसी तरह से साइड ए डी के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी। तो कोई भी साइड लूँ और उस साइड के जो एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। अब जैसे मैं ये साइड ए बी ले लेता हूँ और इस साइड ए बी का ये जो एंगल ए और एंगल बी है, इन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे, जैसे ये एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने बनाया इस तरह से, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसी तरह से ये जो एंगल बी है, इस एंगल बी का ये बाइसेक्टर है, और ये दोनों जो बाइसेक्टर्स जो है कि वो एक दूसरे को 8 पॉइंट ओ पर जो है कि वो कट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर, यानी कि इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर ए ओ है और इस एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो बी ओ है, ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 राइट एंगल पर कट करते हैं। किस पर कट करते हैं, राइट एंगल पर कट करते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे तो इसका मतलब है ये एंगल जो है कि वो कितना होगा, 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल अगर 90 डिग्रीज की इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बाइसेक्टर ए ओ और बाइसेक्टर बी ओ एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। तो हमें जो है कि गिवन क्या है, हमें गिवन है पैरेललोग्राम, यानी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हमें क्या गिवन है, ये जो ए ओ है बाइसेक्टर है एंगल ए का, ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसी तरह से
ये जो BO है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ये BO जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। अब एंगल ए का बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि इस बाइसेक्टर AO ने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसी तरह से ये जो BO है, ये जो बाइसेक्टर BO है, इसने एंगल B को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस एंगल ए के एक पार्ट को मैं एंगल 1 कहता हूँ, इस एंगल B के एक पार्ट को मैं जो है कि क्या कहता हूँ, एंगल 2 कहता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज के अगर इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बाइसेक्टर AO और बाइसेक्टर BO एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या प्रूव करना है मुझे कि मेजरमेंट एंगल AOB किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि ये जो बाइसेक्टर AO है और बाइसेक्टर BO है ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो अब जो है कि यहाँ पर हम सबूत देंगे इस बात का कि ये जो एंगल AOB है ये 90 डिग्रीज के इक्वल है। तो अब उसके लिए हमें स्टेटमेंट्स और रीजंस देने पड़ेंगे। अब स्टेटमेंट्स क्या देते हैं, अब देखो यहाँ पर जो है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि ये देखो कि ये जो अगर मैं सबसे पहले मुझे एंगल A और एंगल B, ये कंप्लीट एंगल A और ये कंप्लीट एंगल B, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि अगर AD और BC ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD BC के पैरेलल होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो फिर ये जो AB है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखो ये AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे इस ट्रांसवर्सल के, यानी ट्रांसवर्सल AB के इंटीरियर एंगल्स होंगे ये एंगल A और एंगल B, यानी ये कंप्लीट एंगल A और ये कंप्लीट एंगल B। तो अब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा। तो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर यह लिखेंगे कि AD BC ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। AD पैरेलल है BC के। जब AD BC के पैरेलल है तो फिर ये AB क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल। तो हम क्या कहेंगे कि AD पैरेलल है BC के, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल क्या होगा, AB। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो AD है और BC है ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। किसकी, पैरेललोग्राम ABCD की, यानी कि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD की ऑपोजिट साइड्स हैं AD और BC। अब पैरेललोग्राम ABCD की अगर ये अपोजिट साइड्स हैं AD BD तो पैरेलल ही होंगी। तो AB क्या होगा, वो ट्रांसवर्सल होगा। तो अब लिहाजा ये जो एंगल A है और एंगल B है, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या लिखें, क्योंकि ये दोनों एंगल A और एंगल B इंटीरियर एंगल्स है, क्या लिखेंगे हम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, यानी ट्रांसवर्सल। ये क्या है, AB क्या है, ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर ये एंगल A है और ये एंगल B है।
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे लिखे ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये जो एंगल ए है और एंगल बी है, इन दोनों का सम जो है कि वो कितना है, 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो लिहाजा अब ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है इस एंगल ए के हाफ के इक्वल है। इसी तरह से ये जो एंगल 2 है ये इस एंगल बी के हाफ के इक्वल है, क्योंकि बी ओ जो है कि इस एंगल बी, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये जो ए ओ है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो लिहाजा ये एंगल ए का हाफ क्या होगा, एंगल 1 के बराबर होगा और एंगल बी का हाफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्रीज की इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 प्लस 10 किसके इक्वल होता है, 5 प्लस 10 किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल होता है। या ये मैं इस तरह से मैं कहता हूँ, देखो 10 प्लस 20 किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। तो 10 का हाफ कितना होगा, 5, और 20 का हाफ कितना होता है, 10। तो किसके इक्वल होगा, 30 के हाफ के इक्वल होगा, यानी 15 के इक्वल होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एंगल ए का हाफ 1 के बराबर है और एंगल बी का हाफ जो है कि वो 2 के बराबर है। तो इन दोनों का सम जो है कि वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के हाफ के इक्वल होगा, यानी 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1 के, एंड हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 2 के। यहाँ हमने ये रीजन लिख दिया। अच्छा अब जो है कि अब यहाँ पर देखो ये जो ट्रायंगल ए ओ बी को देखो, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में अब देखो किसी भी ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम जो है कि हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है कि 90 डिग्रीज के इक्वल हो गया। तो बाकी ये जो एंगल ए ओ बी ये कितना बचा, ये भी तो 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी में ये जो एंगल ए ओ बी है, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्रीज के इक्वल। ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्रीज के। देखो इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है कितना है, 90 डिग्रीज। तो बाकी 90 डिग्रीज बचा। यहाँ हम रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इज 180 डिग्री। ये हम रीजन लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये बात प्रूव कर ली कि ये जो एंगल ए ओ बी है 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर ए ओ और एंगल बी का बाइसेक्टर बी ओ, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं और ये हमने प्रूव कर लिया। अगर हम यहाँ से एंगल डी और एंगल सी का बाइसेक्टर निकालें तो वो भी एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट करेगा। इसी तरह से एंगल ए और एंगल डी का बाइसेक्टर भी एक दूसरे को जो है कि 90 डिग्रीज पर कट करेगा। इस तरह से एंगल बी एंगल सी भी जो है कि एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट करेगा। तो आप कोई भी साइड ले लें और उस साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आप ले लें, तो उन एंगल्स को जो है कि अगर आप बाइसेक्ट करते हैं तो उन एंगल्स का जो बाइसेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट करेंगे। आप कोई भी किसी भी साइड के आप एंगल्स ले सकते हैं। लाइन
अब एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ हमें ये कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको मैं कहता हूँ क्वाड्रिलेटरल को ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। हमसे क्या कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 8 पॉइंट O पे मैं कहता हूँ। तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिखता हूँ गिवन। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमें गिवन है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है इसमें, और हमसे ये कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे डायगोनल्स AC एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 8 पॉइंट O पर, ये हमें गिवन है। अगर ये पॉइंट O पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है AO OC के इक्वल होना चाहिए, यानी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। AO कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, OC के। इसी तरह से OD OB के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, या OB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, OD के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें जो है कि वो प्रूव करना है। अब इसको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे सबूत देंगे, तो प्रूफ लिखेंगे, और स्टेटमेंट्स सबूत के लिए हम जो है कि कुछ बयानात जो है कि वो रिकॉर्ड करवाएंगे, और जो भी हम बयान देंगे उसका हम रीज़न भी देंगे, यानी उसकी हम वजूहात भी बताएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को किस तरह से पैरेललोग्राम प्रूव करें। तो देखो, किसी भी पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमें क्या करना है कि इस AB को DC के पैरेलल जो है कि वो प्रूव करना है, और AD को BC के पैरेलल प्रूव करना है। अगर हमने इन दोनों ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर ली और AD को BC के पैरेलल प्रूव कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब किस तरह से मैं इस AD को BC के पैरेलल जो है कि वो प्रूव करूं और AB को DC के पैरेलल प्रूव करूं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो है कि इस एंगल को मैं कहता हूं ये जो है कि एंगल 1 है, और इस एंगल को मैं कहता हूं ये एंगल 2 है। अच्छा, अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो मैं कह सकूंगा कि देखो ये जो हमारे पास AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। देखो यहाँ पर जो है कि मैं कहता हूँ कि ये AD और BC, AD और BC, AD और BC, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, मैं कह रहा हूँ फिलहाल ये क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये जो है कि हमारे पास क्या है, AC है, और ये वाला एंगल जो है कि क्या है, एंगल 1 है, और ये वाला एंगल जो है कि वो क्या है, एंगल 2 है। अगर ये दोनों एंगल जो है कि ये अल्टरनेट एंगल्स से हमें दिखाई दे रहे हैं,
तो अगर ये दोनों एंगल्स जो है कि हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिए, यानी एंगल 1 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 2 के, तो हम कह सकेंगे कि ये जो AD है ये BC के पैरेलल है। तो हमें सबसे पहले इस एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करना है वो देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये जो ट्रायंगल AOD है और ट्रायंगल COB है, इन दोनों की हम कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल AOB में ये जो साइड AO है, साइड AO कॉन्ग्रेंट है साइड OC के। अब क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसलिए कॉन्ग्रेंट है AO OC के, इसलिए कॉन्ग्रेंट है कि ये जो AC है और BC है, ये दोनों डायगोनल्स पॉइंट O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा AO OC के कॉन्ग्रेंट होगी, यानी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन, क्योंकि गिवन में है AO OC के कॉन्ग्रेंट है, तो ये हम लिखेंगे गिवन। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं कहता हूँ AOBD और ये वाला जो एंगल है इसको कहता हूँ COB। अब देखो ये AC और BD ये क्या है? दोनों डायगोनल्स हैं। ये दोनों डायगोनल्स पॉइंट O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो लिहाजा एंगल AOD कॉन्ग्रेंट है एंगल COD, यानी इस एंगल के। अब क्या लिखे यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या है? एंगल AOD और एंगल COD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये रीजन लिख दिया हमने। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं ट्रायंगल AOD में OD और ट्रायंगल COB में ये जो OB है, ये भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि OD कॉन्ग्रेंट होगा OB के। क्या रीजन पेश करें हम कि OD OB के क्यों कॉन्ग्रेंट होगा? इसलिए कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि AC और BD ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? हमें गिवन है OB OD के या OD OB के क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। अच्छा, अब साइड एंगल, साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल AOD है और ट्रायंगल COB है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लिहाजा ये जो ट्रायंगल AOD है, AOD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COB के। किस बेस पे कह सकते हैं? साइड एंगल साइड की बेस पर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी ये एंगल 1 जो है कि ट्रायंगल AOD में है और एंगल 2 जो है कि वो ट्रायंगल COB में है, और ये दोनों क्या है? दोनों ट्रायंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 2 के। क्या रीजन लिखे हम? यहाँ पर रीजन लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो हमने एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो लिहाजा ये जो AD है ये BC के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? AD BC के पैरेलल है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? AD पैरेलल है किसके? BC के। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए, तो फिर ये जो AD है ये BC है, ये दोनों अपोजिट साइड्स जो होंगी क्वाड्रिलेटरल की, ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो अब यहाँ पर हम क्या रीजन लिखें? यही रीजन लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जो है कि क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं इन दोनों साइड्स के, यानी साइड AD के और साइड BC के, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स जो है कि क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिए। तो लिहाजा अब ये जो AD और BC है ये क्या होगा? पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स
अल्टरनेट एंगल 1, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रेंट, यानी ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AD है ये BC के पैरेलल है। इसी तरह से अब AD BC के पैरेलल हमने प्रूव कर लिया, तो इसी तरह से हम जो है कि AB को DC के पैरेलल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली ये जो AB है ये DC के पैरेलल होगी, AB DC के पैरेलल होगी बाय सेम प्रोसेस। अब देखो यही प्रोसेस, अब देखो यहाँ पर हमने जो है कि एंगल 1 और एंगल 2 किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जब हमने ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो लिहाजा कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर हमें जो है कि ये AB और DC इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को भी मैं नाम दे देता हूँ 4 का और इस एंगल को नाम दे देता हूँ मैं 5 का। तो फिर मैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखकर जो है कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये एंगल 4 और एंगल 5 को जो है कि मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूंगा। जब एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो साइड AB है और ये साइड DC है क्वाड्रिलेटरल की, ये जो दोनों साइड्स हैं ये क्या होंगी, ये भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये जो एंगल 4 और एंगल 5 होगा ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम इन दोनों ट्राइंगल से प्रूव कर चुके होंगे। तो लिहाजा अब इतना लंबा प्रोसेस दोबारा से कौन करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि सिमिलरली कह देंगे। बिल्कुल इसी तरह से यही प्रोसेस हम जो है कि अख्तियार करेंगे, यानी ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD के साथ, और ये एंगल को भी जो है कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है कि ये AB DC के भी पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे सिमिलरली AB DC के पैरेलल है। तो बाय सेम प्रोसेस क्या लिखेंगे, बाय सेम प्रोसेस ये लिख देंगे, और ये हमने जो है कि क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ इस तरह से, ये एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया। इस पैरेललोग्राम को मैं बोलता हूँ, ये पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। हमसे ये कहा गया है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी एंगल A का ऑपोजिट एंगल C है और एंगल D का ऑपोजिट एंगल जो है कि वो एंगल B है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अब मैं अगर यहाँ पर जो है कि इस एंगल A और एंगल C को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, इस तरह से डायगोनल में बनाता हूँ, ये डायगोनल बनाया मैंने AC, और ये जो एंगल A है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को मैं एंगल 1 कहता हूँ, इसको मैं एंगल 2 कहता हूँ। इस तरह से एंगल C को भी मैंने डिवाइड किया दो हिस्सों में, इसको मैं एंगल 3 कहता हूँ और इसे मैं एंगल 4 कहता हूँ। अब देखो अगर मैं जो है कि ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABC इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं एंगल 1 और एंगल 4 को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगा, और एंगल 3 का कोरिस्पोंडिंग एंगल 2 को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगा। तो जब मैं इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है कि एंगल A के बराबर होगा, और एंगल 3 और एंगल 4 का सम जो है कि वो एंगल C के बराबर होगा। इस तरह से मैं एंगल A और एंगल C जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव कर लूँगा। और इसी तरह से अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल B और एंगल D ये दोनों भी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो रिक्वायर्ड है वो जो है कि प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो गिवन है वो क्या है। हमें गिवन है पैरेललोग्राम, ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। तो ये पैरेललोग्राम ABCD हमें जो है कि वो गिवन है।
अब जब जाहिर बात है, जब ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल ही होंगी, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है कि हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, यही हमें प्रूव करने को कहा गया है। एंगल बी का अपोजिट एंगल जो है कि वो क्या है, एंगल डी है, ये भी कॉन्ग्रेंट हमें प्रूव करना है। तो अब सबूत पेश करेंगे इसके लिए हम, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ और यहाँ लिखेंगे हम स्टेटमेंट्स। अब सबूत देने के लिए जो भी हम बयानात देंगे, यानी जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजंस भी यानी वजूहात भी देंगे, पेश करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है कि हम करते हैं। अब देखो यहाँ जो है कि हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ये दो ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल 1 है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 और ट्रायंगल सी डी ए में एंगल 4, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी एंगल 1 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 4 के, और ये अब हमें अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ये एंगल 1, अब चूंकि ए डी और बी सी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ये एंगल 1 और एंगल 4 जो है कि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ए डी और बी सी जो है कि वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो लिहाजा एंगल 1 एंगल 4 के क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसी वजह से। इसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो ए सी है ये कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए सी कॉन्ग्रेंट है ए सी के, जो कॉमन होगी वो कॉन्ग्रेंट भी होगी, ठीक है ना। ए सी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में ये जो एंगल 3 है और ट्रायंगल सी डी ए में ये जो एंगल 2 है, ये दोनों भी एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों एंगल भी जो है कि क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी एंगल 3 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 2 के। तो एंगल 3 एंगल 2 के जो है कि अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये भी हमें पता है कि क्यों अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये जो साइड ए बी और साइड डी सी है ये क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और ये ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 और एंगल 2 जो है कि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं एंगल 3 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, तो लिहाजा जो है कि एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। किस बेस पे कह सकते हैं हम, एंगल साइड एंगल की बेस पर। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। जब दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया तो ट्रायंगल ए बी सी में ये जो एंगल बी है और ट्रायंगल सी डी ए में ये जो एंगल डी है, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी एंगल बी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी के। तो क्या रीजन लिखे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हमने जो है कि वो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडीए, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो लिहाजा जो है कि हम क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स को जो है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है।
अच्छा, अब यहाँ पर जो है कि एंगल बी और एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने जो है कि प्रूव कर लिया। अब एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, अगर एंगल वन, इस वन एंगल वन को और एंगल टू को, इन दोनों एंगल को अगर मैं जमा कर दूं तो मेरे पास एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एंगल थ्री और एंगल फोर, इन दोनों को मैं जमा कर दूं तो मेरे पास जो है कि क्या एंगल आएगा, एंगल सी आएगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे मैं वन कह देता हूँ, इसे मैं टू कह देता हूँ और इसे मैं थ्री कह देता हूँ। ये आसानी के लिए ऐसा करते हैं हम। अब देखो, ये फ्रॉम वन एंड टू, अब देखो एंगल वन एंगल फोर के कॉन्ग्रेंट है और एंगल थ्री एंगल टू के कॉन्ग्रेंट है। अब एंगल थ्री एंगल टू के कॉन्ग्रेंट है या एंगल टू एंगल थ्री के कॉन्ग्रेंट है, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि नाउ मेजरमेंट एंगल वन प्लस मेजरमेंट एंगल टू is equal to measurement angle 3 measurement angle 4, measurement angle 3 plus measurement angle 4। ठीक है बेटा, तो इन दोनों एंगल्स का यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर से बता देता हूँ, देखो एंगल वन एंगल फोर के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हम जो है कि इस तरह से इसको बयान करते हैं। देखो, ये जो एंगल वन है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल फोर के। इसी तरह से एंगल थ्री, देखो एंगल थ्री जो है कि वो एंगल टू के कॉन्ग्रुएंट है, या मैं यूं भी बोल सकता हूँ कि एंगल टू कॉन्ग्रुएंट है एंगल थ्री के, एक ही बात है। अब ये जो LHS का सम होगा ये RHS के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री के इक्वल होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मेजरमेंट एंगल वन प्लस मेजरमेंट एंगल टू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल थ्री प्लस मेजरमेंट एंगल फोर। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं। अब ये कहाँ से हमने ऐसा लिखा, फ्रॉम वन एंड टू, यहाँ लिखेंगे रीजन फ्रॉम वन एंड टू। तो मेजरमेंट एंगल वन प्लस मेजरमेंट एंगल टू, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, मेजरमेंट एंगल ए के, इक्वल टू मेजरमेंट एंगल थ्री प्लस मेजरमेंट एंगल फोर, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, मेजरमेंट एंगल सी के। तो अब जो है कि हम इसको मेजरमेंट एंगल ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। ठीक है, तो ये जो है कि हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि हमने एंगल बी एंगल डी को जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और नीचे यहाँ पर जो है कि एंगल ए और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। और यही हमें जो है कि वो करना था कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और हमने ये प्रूव कर लिया। यानी एंगल बी एंगल सी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने प्रूव कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड।